प्यारे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं व्याख्याता भौतिक विज्ञान संदीप सहारन आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं, उसमें जर्नली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th क्लास में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12th क्लास जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस प्रश्नोत्तरी का वो है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। देखिए, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चला हुआ है कि एसआई मात्रक पूछते हैं, जबकि हम ये ध्यान रखते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है। तो यहाँ विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो है एम्पियर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हम बाकी मात्रक किसके हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कूलाम है ये आवेश का मात्रक है, भौतिक राशि आवेश, विद्युत आवेश। न्यूटन है ये बल का मात्रक है। जूल है ये ऊर्जा का मात्रक है। और एम्पियर है ये धारा का मात्रक है। मैं छोटी सी चर्चा और करना चाहूँगा कि धारा का सूत्र क्या है। धारा का सूत्र होता है आवेश बटे हुए समय, और आवेश का मात्रक है वो कूलाम और समय का सेकंड। तो ये भी इसका मात्रक हो सकता है विद्युत धारा का, लेकिन यहाँ एसआई मात्रक पूछा है इसलिए आंसर होगा जो हमारा एम्पियर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सुचालक है, हमें इनमें से सुचालक शब्द छांटना है। सुचालक का अर्थ समझ लीजिए। सुचालक का अर्थ होता है कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करें उनको हम क्या बोल देते हैं, सुचालक बोलते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि इनमें से सुचालक कौन है। सल्फर, आयोडीन, ग्रेफाइट और प्लास्टिक। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्लास्टिक इसका ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि बिजली के करंट से बचने के लिए हम प्लास्टिक के दस्तानों का उपयोग करते हैं, इसलिए प्लास्टिक विद्युत अवरोध का काम करता है, इसलिए ये तो सुचालक हो ही नहीं सकता। अब बाकी ऑप्शन में देखिए, आयोडीन और सल्फर अधातु हैं। हालांकि ग्रेफाइट भी हमारी अधातु है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, और बाकी अपरूप में हीरा हो गया, चारकोल हो गए, ऐसे होते हैं। तो कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट जो अपनी संरचना के कारण, ध्यान रखना यहाँ संरचना की बात चली हुई है, तो है तो ग्रेफाइट कार्बन ही, लेकिन अपनी संरचना के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण है ये, इसमें इसकी संरचना जो ऐसे होती है हेक्सागोनल टाइप में। इस संरचना में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मोमेंट कर लेते हैं, ये परत मोमेंट कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है, तो उसकी वजह से ये चालन का काम करता है। तो अगर इन ऑप्शन में से देखें तो ग्रेफाइट हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक होता है, जबकि आयोडीन, सल्फर और प्लास्टिक ये कुचालक हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक। देखिए, प्रतिरोध R बराबर है V बटे I, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओम के नियम से हम इस फॉर्मूले को प्राप्त करते हैं। ओम का नियम क्या है एक्चुअल में कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हों तो उस चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। और R बराबर V बटे I, V विभवांतर और I धारा। तो R का जो मात्रक हमने पढ़ा था वो ओम होता है, ये इसका सिंबल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो ये बाकी मात्रक किसके हैं, वाट। वाट किसका मात्रक हो गया, W, ये शक्ति का मात्रक है, ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक वाट है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर का मात्रक है। और ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल टाइप में अपने को, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। एक 24 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति समझिए। एक बिंदु ये है A, एक बिंदु ये है B। यहाँ से यहाँ आवेश को ले जाया गया है और आवेश है 2 कूलाम का।
और इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर डेल्टा वी का मान जो है वो है 24 वोल्ट, यानी इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज का अंतर है। और इस क्वेश्चन को समझिए कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो सूत्र से देखेंगे तो विभवांतर का मान जो होता है वो कार्य बटे हुए आवेश होता है। ये हमारा सूत्र है, विभवांतर बराबर है कार्य बटे आवेश, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। कार्य हमें निकालना है डिवाइडेड बाई चार्ज, आवेश कितना है 2 कूलाम। तो हम इसको 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 48। तो आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, विभवांतर बराबर है कार्य बटे हुए आवेश, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा। तो डेल्टा वी गिवन था, हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर डब्लू दे रखा हो, क्यू दे रखा हो, यानी कार्य दे दिया जाए, आवेश दे दिया जाए और विभवांतर निकालना पूछ ले। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। देखिए ध्यान देना, चालक तार है। मैं 2-3 बातें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा आपको। एक तो होते हैं चालक तार, एक होते हैं हमारे अर्धचालक, एक होते हैं हमारे विद्युत अपघट्य, ये द्रव अवस्था में होते हैं। ऊपर वाले दोनों क्या है ठोस, ये ठोस है, और नीचे वाला किस में है द्रव अवस्था में है। तो इनमें क्या होगा, चालक होगा, इसमें जो गतिशील कण होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कंडक्टर में। अर्धचालक जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी होते हैं। होल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। और विद्युत अपघट्य होगा, इसमें कौन होंगे, आयन होंगे। तो आई थिंक आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ चालक तार का है और चालक तार का है, तो इसमें कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। देखिए आयन किस में होते हैं, विद्युत अपघट्य में। विद्युत अपघट्य, अगर विद्युत अपघट्य दे रखा होता तो उसमें प्रवाहित जो गतिशील कण होते हैं वो कौन होते हैं, आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो फिलामेंट होता है हमारे बल्ब का वो किस मेटल का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है टंगस्टन का। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, यानी जो हमारी बैटरी या सेल होते हैं ये कौन सी धारा अपने को, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एसी करते हैं, डीसी करते हैं, दोनों प्रकार की करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बैटरी हुई, सेल हुए, ये डीसी प्रोवाइड करते हैं। जो हम घरों में बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी लगा के या सिंपल बैटरी या सेल से जो प्रयोग करते हैं, कौन सी धारा, वो कौन सी होती है, हमारी डीसी होती है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है। अर्थ का मतलब यहाँ जो तार होता है, अर्थ का EARTH, अर्थ का तार होता है जो हमारा, उसका काम क्या होता है, यानी जितने भी हमारे अप्लायंस देखोगे आप उनमें अर्थिंग की होती है, एक तार होता है। खासकर आप देखना 3 वे पल्ग होते हैं ना, जो एक पल्ग ऐसे होते हैं 3 बटन वाले, ये एक पिन होती है, ये एक पिन होती है और ये एक पिन होती है, 3 पिन वाला। खासकर आप देखें तो प्रेस के अंदर होते हैं या पानी गर्म करने की रोड के अंदर होते हैं, 3 पिन होती हैं, इनमें एक अर्थ का तार होता है। तो ये अर्थ का तार किस लिए उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कि सुरक्षा के लिए, सजावट के लिए, तार की मोटाई बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए सुरक्षा के लिए होते हैं। अर्थिंग किस लिए होती है, सुरक्षा के लिए, ताकि करंट ना लगे हमें। अगर अर्थिंग नहीं होगी तो करंट लगने का, अर्थिंग क्या करता है, उसकी पोटेंशियल को जीरो बना देता है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर नहीं बचता और करंट लगने की संभावना कम होती है। इसलिए ये सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल टाइप में है ये। 10 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। ये 4 ऑप्शन है। 0.2 ओम होगा, 20 ओम, 5 ओम या 10 ओम। इनमें से हमें छांटना है। यानी एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और उससे जो करंट लिया हमने किसी भी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, वो 2 एम्पियर है। हमें उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस ये देखा जाए V गिवन है अपने को और I गिवन है और R हमें फाइंड आउट करना है। V I और R में रिलेशन ओम्स लॉ से हम प्राप्त करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर है IR चालक के लिए, और चालक इसने शर्त भी दे रखी है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे आसानी से। जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, V गिवन है 10 इज इक्वल टू I गिवन है 2, R हमें निकालना, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 10/2 और डिवाइड करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा 5 ओम। तो हम इसका जो ऑप्शन छाटेंगे वो कितना हो जाएगा 5 ओम। ये बात ध्यान रखें, जिन बच्चों को इस फॉर्मूले में नहीं आता, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो आप ऐसा सोचते हैं कि कंपटीशन में बैठे हैं, क्वेश्चन गलत करना नहीं है और वो तुक्के मारने की सोचते हैं। तो तुक्का नहीं मारना, क्योंकि यहाँ भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे ऑप्शन बना के दिए हुए हैं कि जो बच्चा जिस तरीके से सोचेगा वैसा आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन वो आंसर सही होने की संभावना तभी सही होगी जब आपका फॉर्मूला एग्जैक्ट हो। जैसे मैच करके देखो, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करने की सोचो तो 20 आंसर मिल जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 2 को 10 से डिवाइड करोगे 0.2। तो यानी आप जैसा भी सोचेंगे वैसा आंसर मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? V इज इक्वल टू IR। ओम के नियम का प्रयोग करें। V दे रखी है, I दे रखी है, R निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा आप चेंज करें, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है। ये मीटर नहीं है, यहाँ अमीटर है। ये अमीटर है। विद्युत परिपथ में अमीटर को जोड़ा जाता है, कौन से क्रम में जोड़ा जाता है ये हमें बताना है। तो विद्युत परिपथ में, यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि अमीटर मान लें इसको। अमीटर होता है धारा मापने का यंत्र। तो ये ध्यान रखें, 2-3 बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक होता है अमीटर, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अमीटर होता है ये धारा मापने का यंत्र है, धारा मापन का। और वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मापने का, विभव मापने का, वोल्टेज मापने का यंत्र है। अमीटर जो होगा ये आपका श्रेणी क्रम में लगेगा। कि कौन से क्रम में लगेगा अमीटर? ये श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर है ये आपका समानांतर क्रम में लगता है। ध्यान रखना इस बात का, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ हमने पूछा था कि अमीटर कौन से क्रम में लगता है, तो आपको पहचान होगी श्रेणी क्रम में। अगर वोल्ट मीटर पूछ लिया जाए तो समानांतर क्रम में होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इस तरह का क्वेश्चन सामान्य रूप से हर कंपटीशन में देखने को मिलता है, चाहे वो रीट का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई मेंस जेई का हो, या सामान्य ऐसे पेपर, ऐसे कंपटीशन जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। 10th में भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, 12th क्लास में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। यानी P दे रखी है, वाट किसका मात्रक है? शक्ति। तो यहाँ शक्ति दी हुई है बल्ब की, वो है 100 वाट, यूनिट से भी पता लगता है। और वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। और हमें निकालना क्या है? आर हमें निकालना है। तो हम ऐसा कोई रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे जो पी, वी और आर में रिलेशन को बताता हो। हम अच्छे से जानते हैं कि पावर जो होती है वो V²/R होती है। ये फॉर्मूला है। P है पावर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। V यहाँ पे विभवांतर है और R यहाँ पर प्रतिरोध है। और ध्यान रखना विभवांतर का स्केयर है यहाँ पे। तो हम अगर हमें फॉर्मूले का पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें R निकालना है। R क्या हो जाएगा? V²/P। V²/P हम मान रख देंगे।
जैसे ही मान रखोगे तो आपका आंसर हो गया R बराबर है V स्क्वायर। यहाँ मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूँ, V स्क्वायर अपॉन R। V का मान रखो, V कितनी है 220 वोल्ट, गुणा में 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से ये काट दो, एक जीरो से ये, 22 और 22 22 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा 484 ओम। तो हम आंसर आसानी से इसमें से छाट सकते हैं कि 484 ओम इसका आंसर है। डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। किसी तार में विशिष्ट प्रतिरोध का मान तार पर निर्भर करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग चेक करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो डालता है। देखिए यहाँ हमने विशिष्ट प्रतिरोध शब्द प्रयोग किया है। देखो ध्यान रखना, तार का जो प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध, हम जर्नली इस बात को पढ़ के चले जाते हैं कि प्रतिरोध है वो किस किस पे निर्भर करता है। वो निर्भर करता लंबाई पे, वो निर्भर करता क्षेत्रफल पे, वो निर्भर करता प्रकृति पे, तार की तीनों पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर लें, विशिष्ट प्रतिरोध की, ये विमाओं पे निर्भर नहीं करता, विमा पर निर्भर नहीं करता। इस बात का ध्यान रखें, निर्भर नहीं। तो विमाओं पर निर्भर नहीं है। मैंने एक प्रतिरोध के ऊपर एक लेक्चर बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारण सर नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। तो उस पर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, वहाँ मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता, और जो चालक तार की प्रकृति पे निर्भर करती है। और यहाँ प्रकृति शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं, विमाओं पे ये निर्भर नहीं करती, तो इसका मतलब उपरोक्त में से किसी पे निर्भर नहीं करती। तो इसका ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा। ये तभी आंसर ठीक होंगे हमारे जब हमें इस कंसेप्ट का पता हो कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर क्या है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज़ है या अलग हैं? तो हम वहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोध अलग चीज़ है और विशिष्ट प्रतिरोध नाम हमें दिखाई ऐसा ही देता, लेकिन वास्तव में ये प्रतिरोधकता है। ये दोनों में अंतर है, इस बात को हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अच्छा है, एक और न्यूमेरिकल है। इस तरह का क्वेश्चन भी जर्नली पूछा जाता है। ये कहता है यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से एक तो ये बात क्लियर होती है कि प्रतिरोध निर्भरता इन पे करता है या नहीं, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। और हमें मेरे उस लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, प्रतिरोध नाम से एक टॉपिक बनाया हुआ है मैंने, तो उस पे जाके देखेंगे तो आप बिल्कुल पाएंगे कि ये सब आपको जैसे ही एक बार उस वीडियो को सुनेंगे तो ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध क्या सूत्र जो था हमारा, R बराबर है रो L अपॉन ए, ये सूत्र था। यहाँ रो प्रतिरोधकता है, L तार की लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो हम जब ओम के नियम की बात करते हैं तो प्रतिरोध की निर्भरता को देखेंगे। तो प्रतिरोध की निर्भरता, तार की लंबाई, ये आपका एक तार है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है और इसकी प्रतिरोधकता रो है। तो R का मान कितना हो गया L/A इंटू रो। अब इसी तार को क्या किया है, उसने एक ऐसा तार लिया है जिसकी लंबाई 2 गुना है पहले वाले तार से। लंबाई कितनी होगी 2L और क्षेत्रफल भी कितना हो गया 2A, 2 गुना कर दिया जाए। प्रतिरोधकता वही है, तो नया प्रतिरोध बताना है। नया प्रतिरोध का सूत्र यही है, प्रतिरोधकता। नई लंबाई कितनी होगी 2L और क्षेत्रफल कितना हो गया 2A, 2 से 2 काट दो तो क्या बचेगा R' बराबर है, यहाँ लिखता हूँ मैं R', यहाँ लिख देता हूँ मैं कि R' का मान जो है वो बनेगा रो L अपॉन A। और ये आपका आप देख पाएंगे कि रो डैश का मान जो है रो L अपॉन A, ये R' है नया प्रतिरोध और ये R का ही मान है। तो हम देख पा रहे हैं जब तार की लंबाई भी 2 गुना कर दी और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया
तो नए प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, नए प्रतिरोध का मान पुराने प्रतिरोध की तरह है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपरिवर्तित रहेगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि ओमीय परिपथ के लिए वी आई वक्र, वी आई वक्र का मतलब मैंने आपको समझाया था ओम का नियम में, एक तरफ हमने आई लिया था, एक तरफ वी लिया था और इसके बीच का ग्राफ था, सीधी रेखा में ग्राफ होता है और इसको बोलते थे हम सरल रेखीय ग्राफ। कैसा था ये? सरल रेखीय। तो ओम के नियम के लिए जो भी चालक पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं जो ओम के नियम की पालना करेंगे, उनके लिए वी आई का ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखीय। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 ओम के 3 तार हैं, यानी एक तार ये है, एक तार ये है और एक तार ये है। इसका प्रतिरोध भी 2 है, इसका भी 2 ओम है और इसका भी 2 ओम है। ये हमारे को गिवन है। आगे कहता 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, ये 2 श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और तीसरे को उनके समानांतर क्रम में, यानी 3 तार थे, 2 को श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ेंगे हम। मैं चित्र से समझा देता हूँ। पहले एक तार जोड़ा, फिर ये दूसरा इसके साथ श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम का मतलब मैंने आपको समझाया था, एक ही लाइन में। और तीसरी बात क्या कहता है ये, इन दोनों के साथ तीसरा तार है वो समानांतर क्रम में जोड़ दिया ए व बी बिंदु के बीच में। ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी आपका 2 ओम का है। इस तरीके से इन परिपथों को, इस परिपथ में इन प्रतिरोधों को संयोजित किया गया है। अब आप देख पाएंगे कि हम जब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उसके लिए आपको इस परिपथ को हल करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आप इसको हल कीजिए। जब इसको आप हल करते हैं तो आप देख पाएंगे कि 2 और 2, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए मैं सूत्र लिखता हूँ आप लोगों के लिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध R बराबर है R1 प्लस R2 होता है। R1 यानी पहला प्रतिरोध भी 2 का है और दूसरा भी 2 का, तो कितना हो गया? 4 ओम। तो ऊपर वाला भाग है, देखिए चित्र में देखिए आप, ये 2 थे, इनका 1 बन जाएगा और नीचे वाला ये ऐसे का ऐसा हो जाएगा। तो ऊपर वालों का आंसर कितना हो गया? 4 ओम। और ये कितने का है? 2 ओम का, ये बी और ये ए, ऐसा बन गया। यानी ऊपर जो 2 प्रतिरोध जुड़े हुए थे, 2 ओम और 2 ओम, श्रेणी क्रम में थे तो सीधे जोड़े जाएंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो ऊपर वाला प्रतिरोध है जो वो 4 ओम है और नीचे वाला 2 ओम है। अब ये दोनों किस में हो गए? ये समानांतर क्रम में है। इसका मतलब हुआ कि जब हम ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इनको समानांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। और समानांतर क्रम में संयोजित ऐसे करेंगे कि 1/R, ये सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2। तो हम सोल्व कर सकते हैं। पहला कितना? 1/4 और ये कितना? 1/2। इनका एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या हो गया? 1/R बराबर है 4 एलसीएम हो गया। यहाँ 1/4 था तो 1 रह जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। 2 और 1 3/4। ध्यान रखना ये 1/R है, हमें निकालना R है। तो R निकालोगे तो पलट देंगे, इस संख्या को पलटोगे तो कितना आंसर हो गया? 4/3 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसका जो आंसर हो गया वो 4/3 ओम। देखिए क्वेश्चन में 3/4 ओम गिवन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब समानांतर क्रम संयोजन में हम प्रतिरोध का मान निकालते हैं तो लास्ट में जाके उसको पलटना होता है, इसलिए आपका आंसर 4/3 ओम होगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जर्नली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोध। देखिए मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। जर्नली जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले वो बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ये सोचेंगे कि लंबाई 2 गुना की है और प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर ये 2 गुना होती है तो प्रतिरोध भी कितना होगा? 2 गुना। ऐसा सोचेंगे और ऐसा सोचते हुए बच्चे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को टिक कर देंगे, जो कि गलत है।
इसका मैं आपको सूत्र बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। जब ये तार है, इसको अगर खींचते हो, इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल भी तो कम हो जाएगा। ये तार पतला हो जाएगा, और क्षेत्रफल परिवर्तन से भी प्रतिरोध का मान बदलता है। इसलिए अकेली लंबाई को ध्यान नहीं रखना, क्योंकि खींचा गया है, यहाँ स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ खींचा गया। तो खींचने से अगर लंबाई बढ़ रही है तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, और जैसे ही क्षेत्रफल में कमी हुई तो वो भी प्रतिरोध को परिवर्तित करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता देता हूँ, R बराबर है n² R। यहाँ R डैश क्या है? नया प्रतिरोध, ये नया प्रतिरोध। R क्या है? पहले का प्रतिरोध। और n क्या है? ये जो 2 गुनी की या 3 गुनी की या 4 गुनी की लंबाई को, ये फॉर्मूला खींचने पर तो n² लगेगा, अगर कंप्रेस कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो n² बटे में चला जाएगा। तो अब हम इस सूत्र में रखते हैं n² R, यानी नया प्रतिरोध निकालना। n कितनी लंबाई की है? 2 गुनी 2 का वर्ग R, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4R। अगर वो कह देता 3 गुना किया है तो 3 का वर्ग कर देते, 3 का वर्ग 9। वो कह देता 4 गुना लंबाई बढ़ाई गई है खींच के, तो 4 का वर्ग 16 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हमारा 4R हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू परिपथ किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है। आम भाषा में इस क्वेश्चन को, आम क्वेश्चन के रूप में इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। जो अपने घरों में जितने भी उपकरण लगे होते हैं या घर में जितने भी परिपथ बनाए जाते हैं वो सारे के सारे समानांतर क्रम में होते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूज किस क्रम में लगा होता है? फ्यूज याद रखना श्रेणी क्रम में होता है। फ्यूज किस में होता है? श्रेणी क्रम में। और बाकी घरेलू परिपथ किस क्रम में होते हैं? समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टमीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? मैंने ऊपर चर्चा करते हुए बताया था कि एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर किस में होता है? समानांतर क्रम में। हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, समानांतर क्रम में संयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। एक समान पदार्थ के, यानी पदार्थ समान है दोनों तारों के, उनकी लंबाइयां दे रखी हैं। पहले की लंबाई L है, दूसरे की लंबाई 2L है। पहले का क्षेत्रफल 4A है, दूसरे का क्षेत्रफल A है। तो इनके विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, अब ध्यान देने की बात है। ये एक तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया, इसका क्षेत्रफल 4A है, लंबाई इसकी जो लास्ट वाला है इसका, सॉरी, ये 2 तार हैं, ये पहला तार है, इसकी लंबाई L है, ये दूसरा तार है, इसकी लंबाई 2L है। पहले का क्षेत्रफल है वो 4A है, दूसरे का क्षेत्रफल A है। 2 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखने हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन ये याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चनों में ये पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, और इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है जो मैंने पूछा है यहाँ क्वेश्चन में कि विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध शब्द की बात चले तो वो लंबाई और क्षेत्रफल के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, यानी आप तार की लंबाई बदल दीजिए या आप क्षेत्रफल को परिवर्तित कर दीजिए, इन चीज़ों का, इन परिवर्तनों का विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अनुपात कितना हो जाएगा? हम आसानी से बता सकते हैं कि उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। कोई परिवर्तन नहीं, पहले जितना मान था बाद में भी वही मान रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है आपका 1:1, यानी 1:1। जब ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध शब्द को ध्यान रखना है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध शब्द है तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, विमाओं पर नहीं। और यहाँ पर ये दोनों विमा परिवर्तन है, यानी लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसकी जगह प्रतिरोध शब्द अकेला पूछता फिर प्रभाव पड़ जाता, क्योंकि प्रतिरोध विमाओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक 12 ओम प्रतिरोध के तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध का मान बताइए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, इसका आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। क्या कह रहा है, ये एक प्रतिरोध तार था, ये इसका प्रतिरोध था 12 ओम। अब इसको क्या किया गया है, इसको मोड़ के एक वृत्त बना दिया, ऐसे करके एक गोला बना दिया। ये इसका केंद्र हो गया, ओ बिंदु। व्यास क्या होता था, केंद्र के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इस लाइन को यहाँ से मैं मिटा दूँ, ये यहाँ से मिटा दें इसको, तो आप देख पाएंगे कि ये तार इस तरीके का बन जाएगा हमारा। अब ये प्रतिरोध हो गए, एक प्रतिरोध का आधा भाग ऊपर हो गया, आधा भाग नीचे हो गया, बराबर दो भागों में टूट गया ये। अब जब दो बराबर दो भागों में टूटेगा तो इसकी प्रकृति आप देख पाएंगे, तो ऐसा बनेगा ये और ऊपर ऐसा तार लग गया और नीचे भी ऐसा ही तार लगेगा। अब टोटल की लंबाई इस तार की थी, उसका प्रतिरोध था 12 ओम और आधा भाग ऊपर की साइड है, तो इसका कितना ओम हो गया, 6 ओम, और नीचे वाले का भी कितना हो गया, 6 ओम। और आप देख पाएंगे, इस चित्र को ढंग से देखें तो ये चित्र ऐसे हो गया हमारा, एक तार ऊपर हो गया और एक तार नीचे हो गया। ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये ए बी दो बिंदु हो गए। तो दोनों के दोनों अगर चित्र से ध्यान से देख लिए जाएं तो ये समानांतर क्रम संयोजन में है। कौन से संयोजन में है, समानांतर क्रम संयोजन में है ये। और समानांतर क्रम संयोजन में होते ही हम इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, 1/r बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2। ये है समानांतर क्रम में सूत्र। तो मान रखें 1/r बराबर है 1/6 प्लस 1/6, लघुत्तम लोगे तो 6, 1 + 1 कितना हो गया, 2/6, और काटोगे तो 2 1 जा और 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6, यानी 1/3। तो आप यहाँ देख पाएंगे 1/r का मान आया 2/6 और काटने पर बना ये 1/3। पलटना पड़ेगा तो r का मान कितना हो गया, 3 ओम। ये बात ध्यान रखें। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 3 ओम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं करनी, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से इस टॉपिक से संबंधित, प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस प्रश्नोत्तरी में किए। आप हमारा सहयोग बनाए रखें और मैं और भी टॉपिक के ऊपर ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप लेके आऊँगा, जिनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी के साथ मैं संदीप सारण आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद, ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा हो जाए।